आई एम रणवीर चौधरी। डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिकी संरचना, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से बना हुआ है। जैसा कि अपन पृथ्वी की सतह पर निवास करते हैं और पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो भाग है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अनुमानित ऊंचाई अपन ने दिखी थी, यानी जो वायुमंडल आता है, एटमॉस्फेयर है, यानी इसके बारे में अपन ने पढ़ा। जो पीछे के वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरे पीछे के वीडियो आप देख सकते हो और आने वाले वीडियो की भी आपको न्यूज मिलती रहेगी। तो आगे अपन जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके बारे में फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये किस प्रकार का विषय है। तो आंतरिक संरचना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहला बिंदु तो अपने यही आता है कि ये भूगर्भ शास्त्र का विषय है, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया। लेकिन फिर भी यानी एक भूगोलवेत्ता है वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक भूगर्भ शास्त्री। क्योंकि आंतरिक भाग के दबाव की वजह से ही, आंतरिक क्रियाओं की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर विभिन्न भूआकारों का निर्माण हुआ है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, रिफ्ट घाटी, वैली जो भी है। तो ये जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है और माउंट जो प्लेन्स है, इसके अलावा वैलीज है, ये सब ये पृथ्वी की सतह पर है। लेकिन इन सब का निर्माण इंटरनल फोर्स है, अंतर्जात जो बल आता है उसके द्वारा इनका निर्माण, यानी उन्हीं से ये उभर करके आते हैं और ये सब भूगर्भ शास्त्र में अपन अतः एक भूगोलवेत्ता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय माना गया है कि अगर इनको अपने को ध्यान से समझना है तो निश्चित रूप से आंतरिक संरचना भी अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार, और इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे सभी एग्जाम्स के लिए। वो आरएस मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से भी प्रश्न ऐसे पूछ लिया आता है, जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी सीमा, पुलिस में भी पूछ लेते हैं। दूसरा एसएससी सीजीएल है, उसमें भी पूछ लिया आता है। सेकंड ग्रेड एसएसटी है, उसमें भी पूछ लिया। रीट में भी इसमें से प्रश्न है, वो पूछा जाता है विस्तार पूर्वक। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण यानी प्रत्यक्ष रूप से अपन नहीं देख सकते, डायरेक्ट नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, इसकी सतह पर अपन निवास करते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, ये जैसे अपन ने लिखा कि पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, और ये क्रस्ट सतह ऊपर पड़ती, यहां से केंद्र की गहराई है 6,371 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 6,371 किलोमीटर है। अपन इस सतह पर अपन निवास करते हैं। अब तो आज तक देखा जाए तो अधिकतम खुदाई, यानी जो साइबेरिया है उसका एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कोला प्रायद्वीप। उस कोला प्रायद्वीप में पर्यवेक्षण के द्वारा, ड्रिलिंग सिस्टम जिसको अपन लिख सकते हैं, पर्यवेक्षण के द्वारा अधिकतम 12 किलोमीटर की खुदाई हुई। अधिकतम कितने किलोमीटर? 12,256 मीटर, जिसको अपन लगभग 12 किलोमीटर, और वो भी किसके द्वारा? मानव ने नहीं की है, पर्यवेक्षण के द्वारा, ड्रिलिंग सिस्टम है उसके द्वारा। इसी प्रकार से अफ्रीका है, यानी उसमें सोने की खानों की जो खुदाई हुई है वो 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तेल के कुएं हैं उनके भी इतने, यानी अधिकतम यही है। लेकिन ये जो 12 किलोमीटर की गहराई है वो इस पृथ्वी के केंद्र की गहराई के समक्ष वही है कि सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। तो यहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता।
भूगर्भ शास्त्री और भूगोलवेत्ता है, उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत है, उन दोनों का सहारा लिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत अपन कह सकते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत अपन लिख सकते हैं। जैसे टेम्परेचर उसमें अपन लिख सकते हैं, दूसरा यानी जो घनत्व है यानी जो डेंसिटी है उसके बारे में, और दबाव है, प्रेशर है, यानी ये अप्राकृतिक स्रोत है, यानी इनको ध्यान में रखते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले जो अप्राकृतिक स्रोत हैं उनमें टेम्परेचर है, यानी उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी का आंतरिक भाग की जानकारी देने में टेम्परेचर है यानी उसका कितना महत्व है, किस प्रकार का उसका महत्व माना गया, यानी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के आंतरिक भाग है यानी उसमें आंतरिक स्रोत सबसे पहले यानी अप्राकृतिक स्रोत है, यानी जिसमें इनर सोर्सेज है, यानी उनके बारे में सबसे पहला अपन टेम्परेचर तापमान है उसके बारे में, दूसरे नंबर पर अपन घनत्व यानी डेंसिटी है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें, और तीसरा दबाव यानी प्रेशर है, यानी इन तीन के बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला अपन लेते हैं यानी टेम्परेचर यानी तापमान है, इसके बाद देखिए कि ये जैसे हमारी पृथ्वी की सतह है जहां पर अपन निवास करते हैं, तो इसे पृथ्वी की सतह से ये यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये भूपर पट्टी होगी, इस सतह से ये माना गया है कि जैसे जैसे आप गहराई की ओर जाओगे, ये पृथ्वी की सतह अपन ने लिख दिया, ये हमारी पृथ्वी है यानी उसका क्या है यानी केंद्र हो गया। अब इसमें माना गया है कि जैसे पृथ्वी की सतह से आप जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हो यानी तापमान बढ़ता है, यानी टेम्परेचर है यानी उसमें वृद्धि होती है। ये तापमान बढ़ने की जो औसत दर है प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जैसे जैसे सतह से अपन गहराई की ओर जाते हैं तापमान बढ़ने की जो दर है वो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हो गया कि अपन सतह से जैसे ही गहराई में जाते हैं यानी तापमान बढ़ता है। एक सामान्य रूप से सामान्य परिचय के रूप में अपन देख सकते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र अपन ग्रामीण अधिकांश को यानी जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, कुएं ट्यूबवेल वगैरह है, जब भी अपन यानी चलाते हैं पंप से जो पानी आता है वो भी गर्म आता है, यानी जो ज्यादा गहराई पर 300 400 500 600 700 मीटर तक का ही होता है, तो यानी वहां से भी वो पानी का टेम्परेचर, बाहर पानी है अंदर का पानी है, उसमें टेम्परेचर में अंतर होता है। इसका मतलब निश्चित रूप से गहराई की ओर अपन जाते हैं तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने की औसत दर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है 1 डिग्री से। यदि इसी दर से तापमान बढ़ता है तो 50 किलोमीटर की गहराई पर तापमान कितना हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 किलोमीटर की गहराई पर ही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तो 1500 डिग्री से इससे यानी जो स्पष्ट ये हो रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ज्यादा गर्म है। जैसा कि अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के केंद्र की जो गहराई यानी कितने किलोमीटर दूर है 6371। तो अगर यहां पर ही इतना तापमान है 50 किलोमीटर की गहराई पर, तो ये मान करके चलो कि 6371 किलोमीटर पर तो बहुत ज्यादा क्या होगा तापमान। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बहुत ही ज्यादा क्या है गर्म है, तप्त है। तरल अवस्था में भी मानते हैं कई, वो इसलिए मानते हैं कि जैसे अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार 50 किलोमीटर की गहराई से होते हैं और ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है यानी उसका तापमान भी 600 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो तप्त अवस्था में और तरल अवस्था में होता है। तो इस एविडेंस के आधार पर अपन यही कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक क्या है तप्त है, बहुत ज्यादा गर्म माना गया है। ये इस पहला एविडेंस है, तापमान है उसका। अब यह है कि आंतरिक भाग यानी बहुत ज्यादा गर्म क्यों है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जा रहे हैं भाई तापमान बढ़ने का सबसे पहला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, अतः रेडियो एक्टिव पदार्थों का स्वतः विखंडित होना
अब वो रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप जब टूटते हैं, विखंडित होते हैं, तो उनसे ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होने से यह तापमान में वृद्धि होती है। नंबर 1 तो ये माना गया। दूसरा पर रेडियो एक्टिव पदार्थ, दूसरा है कि रेडियो यानी इसके साथ ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में अनेक रासायनिक क्रियाएं होती है। उन रासायनिक क्रियाओं के कारण भी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ता है। तो ये कई ऐसी वजह मानी गई है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बहुत ही ज्यादा माना गया है। तो पहला यानी जो एविडेंस अपन ने लिखा है, तो उसके आधार पर तो ये निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब दूसरा एविडेंस अपन लेते हैं घनत्व, डेंसिटी है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। घनत्व है यानी इसके बारे में अपन लिखते हैं। दूसरा जो घनत्व है यानी इसके बारे में अपन कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जो सैटेलाइट उपग्रहों के द्वारा जो घनत्व निर्धारित किया गया है यानी वो कितना हो गया, यानी 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी ये घनत्व जो 1949 में यानी सैटेलाइट, इससे पहले केविंडस महोदय हैं, उनके द्वारा भी इसके समकक्ष ही जिन्होंने 5.49 के लगभग यानी घनत्व बताया, तो लगभग यानी इसी प्रकार का उनका जो घनत्व है मानना था। तो कईयों ने अनुसंधान किया, लेकिन वर्तमान में सामान्य रूप से अपन ये लिख देते हैं कि हमारी पृथ्वी का घनत्व कितना है 5.5। ये ध्यान रखना, घनत्व मापते हैं अपन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर उसके द्वारा। अब ये है कि पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का औसत घनत्व है, यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों का, भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली चट्टानों का यानी घनत्व कितना है, तो उनका जो घनत्व माना गया है 2.7। जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं तो यह भी मान लिया गया कि घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे पृथ्वी की गहराई अपन यानी जो केंद्र की गहराई एक आरेख के द्वारा अगर अपन देखें, तो जैसे ये आरेख हो गया, उसको 3 भागों में अपन जैसे बढ़ा देते हैं एक छोटे आरेख के द्वारा। ये जैसे यानी गहराई अपन ने लिखी है, और गहराई यहां पर अपन ने लिख दिया कि ये 0 मीटर है, फिर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और इसके बाद में 6000 तक अपन ने ये गहराई ले ली है। तो जैसे ये 1000 होगी, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 और ये 6000 तक। यहां पर अपन ने घनत्व लिखेंगे 5, 10, 15 और ये कितना हो गया 20 हो गया। अब सबसे पहला भाग यहां पर अपन ने लिख दिया कि ये क्रस्ट हो गया, 100 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है, यानी वो क्रस्ट अपन ने लिखा है। और ये जैसे 1000 किलोमीटर है, ये 2000 किलोमीटर, ये 3000, यहां पर अपन ने लिखा 4000, ये 5000 और ये यहां पर ने लिख दिया 6000 किलोमीटर। ये गहराई है, और गहराई के साथ साथ में अगला अपन ने लिखा है कि ये घनत्व 5, 10, 15 और 20 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर, प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर में ये घनत्व दिया गया है। अब क्रस्ट के बाद में अगला जैसे अपन ने लिख दिया कि ये अपर मेंटल है, यानी ऊपरी मेंटल अपन ने लिख दिया। इसके बाद में यहां पर अपन ने लिखा है निम्न मेंटल लिखा है, फिर बाह्य कोर अपन ने लिख दिया, और ये आंतरिक क्रोड है, यानी इसके बाद। अब सतह पर अपन ने लिखा है कि घनत्व यानी सतह पर पाई जाने वाली चट्टानें उनका 2.7 है, लेकिन जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी 11 से अधिक ही हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। मतलब इस ये कंडीशन अपन देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। औसत घनत्व कितना है 5.517। अब घनत्व कौन सी वस्तुओं का बढ़ता है, उन वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है जो भारी होती है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है यानी वो हल्के पदार्थों से
नहीं, भारी पदार्थों से निर्मित है। अतः केंद्र का घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण है भारी तत्वों से उसका क्या हुआ है, यानी निर्माण हुआ है। प्रश्न अपने लिए यह पूछा जा सकता है कि सतह से अपन जैसे जैसे गहराई की ओर जाते, बताइए तापमान बढ़ता है या घटता है? तो तापमान क्या होता है, बढ़ता। आगे एक आरेख के द्वारा अपन पूरा विस्तार से इनके बारे में देख, कहां पर कितना तापमान कितना घनत्व है, यानी वो बढ़ रहा है। अब और सतह से गहराई की ओर जाएंगे तो घनत्व भी क्या हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। सतह का घनत्व और आंतरिक भाग यानी केंद्र का घनत्व वो 11 से क्या है अधिक, 12 13 14 15 16 17 तक है। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने इसका आकलन किया है कि केंद्र का घनत्व इतना है। और औसत घनत्व ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया था, शॉर्ट में तो 5.5 लिखते, लेकिन जब इस तरह से दे दिया जाए तो ये अपने को सही करना, 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना है, ये ध्यान। तो ये घनत्व के बारे। अब दूसरा स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तीसरा बिंदु अपन लेकर के आते हैं, दबाव है, यानी इसके बारे में अपन देखते हैं कि दबाव अपने को किस प्रकार से जानकारी प्रदान करेगा। ऊपर अपन ने दो तापमान और घनत्व के बारे में पढ़ा, इससे उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। घनत्व से ये भी स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण भारी तत्व है, यानी लोहा निकल जैसे भारी तत्व है उनसे निर्माण हुआ। अब जैसे जैसे ये दोनों बढ़ रहे हैं, उसी के आधार पर यह भी माना गया है कि आंतरिक भाग का दबाव भी बढ़ता है। और अगर दबाव अधिक होगा तो ये मानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो इस चीज का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है यानी वो ठोस अवस्था में है और ये ठोस पिंड के रूप में ही गतिशील है। अब उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान और घनत्व बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है, लेकिन चट्टानों का द्रवणांक बढ़ जाता है। अतः जितने टेम्परेचर पर जो चट्टानें रहती है वो उस टेम्परेचर से पिघलती नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने मान लिया कि 4000 किलोमीटर की गहराई है, वहां पर कोई चट्टान है और उस चट्टान उस जगह का तापमान अपन ने लिख दिया कि 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी वो चट्टान पिघल नहीं रही है क्योंकि उसका द्रवणांक अधिक है। मान लिया कि उस चट्टान को पिघलने के लिए 4600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। अतः यानी जबकि वहां पर तापमान कितना है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए वो चट्टान पिघलेगी नहीं। तो ये कह सकते हैं कि आंतरिक भाग है उसमें यह दबाव भी अधिक है और केंद्र का जो दबाव माना गया है वो 3600 किलो बार माना गया है। यानी कितना दबाव माना गया है, यानी किलो बार, यानी 3600 किलो बार। वही जैसे आरेख अपन ने ये बना दिया और उसमें जैसे 2000 4000 और ये अपन ने 6000 अपन ने लिख दिया और यहाँ पर 1 2 3 और 4000 तक। तो जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जाएंगे तो वही स्थिति होगी, यानी पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसका जो दबाव है वो भी बढ़ता है। केंद्र का दबाव ये माना गया है, कितना माना गया 3600 किलो बार माना गया। तो ये तीन चीजें, तीन तरह के प्रश्न हो गए। बताइए, तो यानी पहला एविडेंस है सोर्स, यानी आंतरिक सोर्स में तापमान के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का माना गया, तो बहुत ज्यादा गर्म माना गया। घनत्व के आधार पर अपन ये मान सकते हैं 3-4 प्रश्न यहां पर बन जाए। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यानी 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर। केंद्र का घनत्व यानी 11 से अधिक है। और दूसरा, जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं घनत्व बढ़ता है या घटता है, तो घनत्व क्या होता है, यानी बढ़ रहा है। और इसके बाद में दबाव क्या, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का दबाव भी क्या है, यानी बहुत ही ज्यादा है। तो ये तीन चीजें आंतरिक स्रोत है, यानी इनके बारे में अपन ने लिखा है। अब इसी प्रकार से 2-3 एविडेंस और, जैसे ज्वालामुखी। हालांकि ज्वालामुखी को सही सटीक नहीं माना गया, वो इसलिए नहीं माना गया है कि ज्वालामुखी, अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार 50 किलोमीटर की गहराई से होते हैं और 50 किलोमीटर की गहराई से होने की वजह से उसको सही सटीक नहीं माना। बाकी ज्वालामुखी तो यही बताएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ज्यादा गर्म तप्त और कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था। इसी प्रकार से कुछ यानी जो खगोल शास्त्री हैं, यानी उन्होंने जो उल्कापिंड है उसको भी आधार बनाया है। उल्कापिंड को किस प्रकार से आधार बना कि ये उल्कापिंड है, अन्य जो हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, ये सूर्य परिवार का ही अंग है। और ये जब बिग बैंग थ्योरी है, यानी उसके बाद में
जो क्रियाएं हुई है उसी से पृथ्वी का उल्काओं का निर्माण हुआ है। और जैसे ही उल्कापात होता है तो यानी वो उल्कापिंड का अधिकांश भाग वायुमंडल में अंतरिक्ष में नष्ट हो जाता है, पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसकी बाहरी परतें क्या होती है यानी जो ये नष्ट हो जाएगी और शेष भाग जो बचता है वो आंतरिक भाग होता है। उस पर अध्ययन किया तो पता चला कि उसमें लोहा और निकिल पाया। तो उसके आधार पर उल्काओं के आधार पर ये मानते कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है लोहा और किससे बना हुआ है या निकिल से बना हुआ। तो ये दो एविडेंस है, इनको भी आधार बनाया गया। तो ये तो अपन ने पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है यानी इसके बारे में अपन ने 3 स्रोत है यानी उनके बारे में अध्ययन किया। हाँ फ्रेंड्स, देखिए कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो स्वेस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का बताया है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये इसकी भूपरपट्टी है। सबसे जो ऊपरी भाग है इसको अपन भूपरपट्टी कहेंगे। ये जो सतह है ये 50 किलोमीटर के यानी इसकी मोटाई अपन कह सकते हैं स्वेस महोदय के अनुसार। आगे अगर हालांकि जो अभिनव मत है यानी उसके अनुसार इसकी मोटाई अलग आएगी। तो इसका नाम जो बाह्य भाग है इसका नाम उन्होंने क्रस्ट, जिसको अपन ये कह सकते हैं यानी भूपरपट्टी नाम दिया है और इसकी मोटाई 50 किलोमीटर मानी है। और स्वेस महोदय ने यह बताया है कि इसका निर्माण है वो तलछट से हुआ है, सेडिमेंट से हुआ है। और इस भूपरपट्टी का जो घनत्व है इसमें पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं यानी उनका घनत्व कितना है 2.7 है। और घनत्व के साथ साथ में ये भी इसमें इन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि इसका निर्माण सेडिमेंट का मतलब कौन सी चट्टानों से हुआ है, परतदार जो चट्टानें हैं उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। और परतदार चट्टानों के यानी इनमें किसकी मात्रा अधिक है तो इसमें अगर देखा जाए तो यह जो सिलिका है, फेल्सपार आता है और अब्रक यानी इससे इसका निर्माण की सिलिका, फेल्सपार और अब्रक के रवेदार जो कण आते हैं उनसे इस भूपरपट्टी का निर्माण हुआ है, जिसकी मोटाई स्वेस ने कितने किलोमीटर मानी है 50। फिर यह कह दिया कि इस भूपरपट्टी के नीचे क्रम से 3 परतें हैं। अब वो 3 परतें उन्होंने कौन कौन सी बताई, उसमें एक तो सियाल, दूसरी यह बताई है उन्होंने सीमा, और तीसरी जो परत है वो कौन सी होगी नीचे। ये क्रम से 3 क्रमिक रूप से ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है छोटे एग्जामों में यानी जो पृथ्वी की सतह से भूपरपट्टी से नीचे स्वेस के अनुसार कितनी परतें हैं तो पहले सियाल, फिर सीमा, उसके बाद में कौन सी आती है निफे परत आती है। तो यहां पर अपन शुरुआत करते हैं तो क्रम से एक एक परत है यानी उसके बारे में। तो सबसे पहली जो परत आएगी यानी उस परत का नाम अपन ने लिख दिया कि ये सियाल है। देखिए नाम से स्पष्ट हो जाएगा सियाल, SIAL। SI का मतलब सिलिका है, AL का मतलब क्या हो गया एल्यूमिनियम। इसका इस परत का निर्माण है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है और इसका जो घनत्व है 2.7 से लेकर के 2.2। इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है, निश्चित है कि इसका घनत्व बढ़ रहा है। और ये ठोस परत है, इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता होती है। 50 से 300 किलोमीटर तक यानी इसकी मोटाई मानी गई है। और जो महाद्वीप है उनका निर्माण कौन सी परत से हुआ है, सियाल परत है, उसी से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। मतलब ये ठोस परत के रूप में इसको माना गया है और ग्रेनाइट है यानी उसकी इसमें प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद में दूसरे नंबर की जो अपन देखें तो एक परत है, उस परत का नामकरण अपन देखते हैं यह जिसको सीमा परत कहा जाता है। तो ये जो सीमा परत है इस नाम इसमें भी स्पष्ट हो रहा है SIMA यानी इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता मानी गई है। इसका घनत्व है 2.9 से 4.7। बेसाल्ट की प्रधानता मानी गई है और बेसाल्ट के दूसरा महासागरीय जो तली है उस महासागरीय तली का निर्माण कौन सी परत से हुआ है, सीमा परत से हुआ है। स्वेस महोदय का एक कथन भी याद आता है, उन्होंने कहा कि जो महाद्वीपीय यानी जो सियाल रूपी महाद्वीपीय परत है सीमा रूपी महासागरीय परत पर
तैर रही है। इसका मतलब सीमा को उन्होंने लचीली परत माना है, जबकि सियाल को उन्होंने कौन सी परत माना है, ठोस परत माना है। और उसके बाद में क्रम से तीसरी जो परत आती है यानी वो कौन सी होगी, निफे परत है। नाम अपन इसका लिखते हैं NiFe, निकिल और फेरियम है, फेरस है, यानी उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये इसी से यानी हमारी पृथ्वी चुंबक का कार्य करती है और घनत्व 11 से अधिक माना गया है। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र का निर्माण कौन सी परत से हुआ है, निफे परत है, उसी से पृथ्वी के केंद्र का निर्माण हुआ है। तो यानी सुयश मोदी ने क्रम से 3 परतें बताई, सियाल, सीमा और कौन सी होगी, निफे परत है। यानी और ये अपन लिखे कि इसकी गहराई, जैसे अपन ने लिखा कि सीमा परत है यानी वो यानी किसके नीचे आती है, सियाल, और सियाल के नीचे सीमा हो गई, सीमा से नीचे कौन सी आती है, निफे आती है। भूकेंद्र तक इसका यानी विस्तार माना गया। ये सुयश मोदी का जो विचार है। अब नए नवीनतम आधुनिक मत अपन पढ़ेंगे जो सर्वमान्य है, एग्जाम की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए विशेष रूप से आप तैयार रहे, वहां तक आप वीडियो को जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और सर्वमान्य जो सिद्धांत है, आधुनिक मत जिसको अपन कहें, यानी वो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर है, जिसको अभिनव मत अपन कह सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी अपन कह सकते हैं। इस मॉडर्न थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसा सुयश मोदी ने 3 भागों में पृथ्वी को विभाजित किया था, सियाल, सीमा और निफे, इसी प्रकार से जो मॉडर्न थ्योरी है यानी उस मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत भी पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 भाग अपन लिखे, कौन कौन से आते हैं। तो नंबर 1 यानी सबसे पहला जो भाग आता है यानी उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी भूपर पट्टी कहते हैं। दूसरा जो भाग आता है यानी उसको मेंटल कहा जाता है, जिसको अनुपटल भी अपन कह सकते हैं। और तीसरा भाग है जिसको कोर या क्रोड के नाम से जाना आता है, यानी उसको यानी अपन केंद्र कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में उसको अंतरतम के नाम से उसको जाना आता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं और यानी जो पीसीएस के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, उनमें लिखित के रूप में भी इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है यानी जो अभिनव मत है, यानी ये किस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को इन 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें सबसे पहला बिंदु ये लिया गया है कि जो प्राकृतिक और मानव जनित भूकंपीय जो तरंगे हैं और उन तरंगों की गति है और परिभ्रमण पथ है, उसके आधार पर यानी जो 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इसलिए भूकंप साक्ष्य इसमें लिए गए हैं। सबसे पहला इसमें भाग लिया है यानी क्रस्ट, जिसको भूपरपट्टी अपन कहते हैं। भूपरपट्टी किसे कहते हैं, भूपरपट्टी क्या है, तो भूपरपट्टी का मतलब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस यानी ठोस पृथ्वी का बाह्य भाग अपन कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है यानी इसका जो बाह्य भाग है उसी को अपन क्या कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। यह ठोस अवस्था में होती है, भंगुर होती है, अर्थात जल्दी टूटने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इस भूपरपट्टी का निर्माण, जैसा कि पीछे के जो वीडियोस थे जिसमें अपन रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, यानी उनमें अपन ने पढ़ा था कि यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण कौन से तत्वों से हुआ है, आंतरिक भाग है यानी केंद्र का निर्माण किसमें। अब भूपरपट्टी के अंतर्गत अपन ने जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, यानी इन तत्वों से इसका निर्माण। लेकिन इस भूपरपट्टी की वैसे अपन ने मोटाई 100 किलोमीटर तक ली, लेकिन सब जगह इसकी मोटाई समान नहीं है। उदाहरण के रूप में अपन देखें तो इसकी मोटाई समान नहीं है। जैसे नवीन वलित पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स है, यहां पर इसकी मोटाई है 70 किलोमीटर, जबकि जो पर्वत है यानी पर्वतों के अलावा यानी जो महासागरीय तलीय वहां पर इस भूपरपट्टी की मोटाई बहुत कम है, 5 से 10 किलोमीटर इसकी क्या मानी गई है, मोटाई मानी गई। अब जो ये भूपरपट्टी है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है ऊपरी भूपरपट्टी, एक निम्न भूपरपट्टी। मतलब यहां पर अपन लिखे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, इनमें एक असंबद्धता पाई जाती है। उस असंबद्धता का पता लगाने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था कोनार्ड। इसलिए इसको
कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है वो किसको किससे अलग करती है, तो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा को क्या कह दिया जाता है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, कोनार्ड असंबद्धता कहा जाता है। इस अपर क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि लोअर क्रस्ट आता है इसमें 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में असंबद्धता आता है, यानी 0 से 11 किलोमीटर तक अपर क्रस्ट आता है और 11 से 100 किलोमीटर तक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट है, इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है, और महाद्वीपों का लोअर क्रस्ट है, इसका निर्माण है बेसाल्ट से। दोनों के घनत्व में डेंसिटी उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये तो पहला भाग। अब जो क्रस्ट यानी मुख्य रूप से ये क्रस्ट है और इससे नीचे का भाग आता है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल दोनों को अलग करने वाली जो सीमा है उसको मोह सीमा के नाम से, मोह असंबद्धता कह सकते हैं, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1909 में इस बात का पता लगाया था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, इसलिए उन्होंने इसको असनातत्य भी कह सकते हैं, मोह सीमा के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से। इस मोह सीमा से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक विद्यार्थियों मेंटल का भाग आता है, जिसको हिंदी में अनुपटल कहते हैं। ये ऊपरी मेंटल और ये कौन सा हो गया, निम्न। अभी देखो यहां पर एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि प्रश्न आ गया क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है, तो एक आ गया मोह सीमा, मोह असंबद्धता। दूसरा निम्न भूपरपट्टी और ऊपरी अनुपटल। देखो इसमें भी प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न ये आता है मोह सीमा किसको अलग करती है। एक में आ गया यानी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल। दूसरा आ गया निम्न क्रस्ट आ गया और निम्न ही मेंटल आ गया। तो ध्यान रखिएगा, निम्न तो भूपरपट्टी यानी क्रस्ट आता है और ऊपरी मेंटल वो किसको यानी किसके द्वारा अलग होते हैं, मोह सीमा। मोह सीमा से लेकर के 2900 किलो तक का भाग आता है, उसको मेंटल के नाम से जाना। ऊपरी मेंटल का जो ये भाग है ये प्लास्टिक अवस्था में है, जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल के नाम से। इसको दुर्बलता मंडल किसका भाग है, ऊपरी मेंटल का, अनुपटल का ही भाग है, जिसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। भूकंप ज्वालामुखी का जो उद्गार है उसी एस्थेनोस्फेयर है, यानी वहीं से होता है। अब ध्यान रखना है अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल है इन दोनों में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, उसका पता लगाया था रेपिटी नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना आता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल उसमें पी तरंगों की गति में भी अंतर पाया जाता है। तो यहां पर जैसे यानी 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहां पर अपन देखते हैं 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि टेम्परेचर भी देखिए, यहां क्रस्ट का ऊपरी भाग है, इसमें तो 20 से 30 डिग्री तक तापमान है, लेकिन जो निम्न क्रस्ट आता है उसमें 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हुआ। लेकिन जो मेंटल है उसमें ऊपरी मेंटल का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री, और निम्न जो मेंटल आता है उसका 3700। इसका मतलब जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर डेंसिटी है यानी उसमें भी क्या हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। दोनों में क्या है, यानी वृद्धि हो रही है। अब ये दोनों को अलग करने वाली सीमा को क्या बोल दिया जाता है, रेपिटी सीमा के नाम से जाना। आगे जैसे अपन ने लिखा कि मेंटल और जो क्रोड है उसके बीच में कौन सी सीमा आती है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग-विजार्ड सीमा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसको जाना आता है। और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6373 किलोमीटर तक का जो भाग आता है यानी वो क्रोड का भाग है। लेकिन इस क्रोड को भी भूकंपीय तरंगों और घनत्व के आधार पर दो भागों में ही देखिए, बाह्य क्रोड और ये यहां पर यानी आउटर कोर और इनर कोर, दोनों की डेंसिटी में भी अंतर है, टेम्परेचर है उसमें भी अंतर है। देखिए यहां तक कि जो तापमान बढ़ रहा है
इसका प्रमुख कारण है जियोथर्मल टेम्परेचर है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं उसकी वजह से ताप। लेकिन यहां पर भी तापमान बढ़ रहा है, इसका प्रमुख घनत्व बढ़ रहा है, इसका प्रमुख कारण है जियोमैग्नेटिक एनर्जी। देखो यहां जियोथर्मल एनर्जी आएगी और ये जियोमैग्नेटिक एनर्जी। जियोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे आएगी? इस भाग में लोहा और निकेल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से तापमान। अब आउटर कोर और इनर कोर है, इन दोनों के बीच में एक असमानता है, उस असमानता का नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन सीमा है। आउटर कोर है, जैसे ही पी तरंगे प्रवेश करती है तो इस आउटर कोर में यानी उनकी गति विचलित होती है, कम भी हो जाती है, जबकि इनर कोर में उनकी गति बढ़ती है। जैसा कि ये यहां पर भूकंप का फोकस है यानी उद्गम केंद्र है, तो यहां से पी तरंग चलती है तो केंद्र को पार करते हुए 21 मिनट के बाद में यानी ठीक एपी सेंटर के विपरीत स्थान पर पहुंच जाती है, जिसको एंटीपोड के नाम से जाना जाता है। उसी से भूकंपीय पी तरंग की गति है, उसका विचलन मार्ग है, भ्रमण पथ है, उसका अध्ययन कर लिया जाता है। तो इसमें अंतर पाया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये भाग और ये भाग है, इसमें असमानता पाई जाती है, इसको तरल अवस्था में माना गया। इसमें तरंग तो विलुप्त ही हो जाती है, और जो इनर कोर है इसको क्या माना गया है? ठोस अवस्था। इसका मतलब जो पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर लिक्विड भरा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है पृथ्वी का केंद्र कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गाड़ी का बेयरिंग होता है, इन चारों तरफ जो ग्रीस होता है, उसी प्रकार से केंद्र है वो ठोस अवस्था में, लेकिन उसके चारों तरफ का जो आउटर कोर है यानी वो कौन सी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। तो ये अलग अलग प्रकार की अपन ने डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनते हैं। तो पहला भूपर पट्टी, ठोस अवस्था में ऊपरी भूपर पट्टी और निम्न भूपर पट्टी को अलग करने वाली सीमा को क्या बोल दिया जाता है? कोनार्डी सीमा। फिर भूपर पट्टी और मेंटल को अलग कौन सी सीमा करती है? मोसीमा। उसमें भी ध्यान रखना, निम्न भूपर पट्टी और अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल। ये भाग दुर्बलता मंडल का भी है, एस्टेनोस्फीयर का। एस्टेनोस्फीयर कौन से भाग में पाया जाता है? तो ऊपरी जो मेंटल आता है उसी में पाया, यानी मेंटल के दोनों भाग को अलग करने वाली सीमा को क्या बोलते हैं? रेपिटी सीमा। अपर मेंटल, लोअर मेंटल और यानी आउटर कोर है, बाह्य अंतरतम आता है, उसको गटेनबर्ग विजार्ड सीमा है वो अलग ही करती है। तो काफी सारी कौन सी है? ठोस अवस्था में प्लास्टिक नुमा, एस्टेनोस्फीयर प्लास्टिक, ये भी ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, और कौन सी अवस्था में है? यानी ठोस अवस्था में है। ये इस प्रकार से ये अभिनव मत है, भूकंपीय तरंगों पर आधारित दिया गया है। तो ये दोस्तों अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में अपन ने लिखा। धन्यवाद।